नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा 12वीं पास कर चुके उन विद्यार्थियों की जिन्होंने नीट और जेईई में अपीयर करने के बाद वो क्वालिफाई नहीं कर सके, या तो हो सकता है ज़रा सा के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, या वो काफ़ी पीछे। जाहिर सी बात है कि ऐसे विद्यार्थी काफ़ी निराश होते हैं जिनका थोड़े से के कारण ये सब जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसे विद्यार्थियों को के पास दो ऑप्शन हैं। वो दोबारा अगर वो समझते हैं कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, वो इसके आसपास हैं, तो वो दोबारा कोशिश करें। लेकिन अगर वो उससे काफ़ी दूर, दो बातें हैं जो कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति ध्यान में रखता है। एक ये है कि तेते पाँव पसारिए जाति लांबी सौर, ये कहावत आपने सुनी होगी, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। आप जिस चीज़ के लायक हैं, आपका जो लेवल है, जितना आपका स्टैंडर्ड है, आप उस हिसाब से अपने आप को जज कीजिए। हाँ, दूसरा कारण जो था, दूसरा जो बात है वो है ये कि आप अपने आप को जज करना सीखिए, एसेस करना सीखिए। अब अपने आप के बारे में कुछ ऐसी धारणा मत बना लीजिए जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, या फिर आपको लगता है कि आप शायद उसके लायक हैं मगर वो है नहीं। अगर आप इस तरह का झूठा आकलन अपने बारे में करते हैं तो आपके लिए फेल्योर निश्चित है। तो ऐसे में ठीक है, जो विद्यार्थी अपने आप को जज कर रहे हैं कि वो आसपास हैं, ज़रा सा के कारण वो अपनी कमज़ोरी को पहचान रहे हैं, अपनी मजबूती को भी जानते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानना। तो वो उस पर दोबारा विचार कर सकते हैं कि ठीक है, 1 साल और कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट कह लीजिए, उसके बाद इन सब एग्ज़ाम्स में अपीयर किए थे, और लेकिन वो इसके लायक अपने आप को प्रिपरेशन भी नहीं किए थे, या उनका वो स्टैंडर्ड भी नहीं है। तो उनको अपने आप को समझ लेना चाहिए कि ये रास्ता उनका सही नहीं होगा। हाँ, जिनका रैंक बहुत पीछे की तरफ भी है और वो किसी भी कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं इंजीनियरिंग विशेष करके करने के लिए, और बाद में वो मुश्किल में घिर जाते हैं, देखते हैं कि ये कोर्स करने का उनको ख़ास कोई फ़ायदा मिला नहीं, और लौटकर वो फिर उसी लाइन में आ जाते हैं जो कि बेसिक साइंस वाले हैं। जैसे कि जो एग्ज़ाम्स जो बेसिक साइंस के स्टूडेंट्स, बेसिक ग्रेजुएट्स यानी कि साइंस ग्रेजुएट, जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ग्रेजुएट्स होते हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में अपीयर करते हैं कॉलेज लेवल के, उस एग्ज़ाम्स में वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी उसका कॉम्पिटेंट बनते हैं। लेकिन उस दौरान वो काफ़ी पैसों का नुकसान कर चुके होते हैं, उनका उससे कोई ख़ास फ़ायदा उनको मिलता नहीं है। ऐसे बच्चे पहले ही डिसाइड कर लें कि हम ये पैसा जो है वो बर्बाद नहीं करेंगे। लाखों का पैसा बर्बाद होता है उसमें। अब बात यह है कि आप कौन सा विषय लें, क्यों लें, कैसे सेलेक्ट करें। करना होगा कि आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस विषय में है, आपको लगाव किस विषय से, ये भी ज़रूरी है, और स्ट्रेंथ किस विषय में है ये भी ज़रूरी है। अगर आपका लगाव फिजिक्स में है और आपका मार्क्स भी उस कैटेगरी में आया, देखिए फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, या फिर जूलॉजी बॉटनी ऑनर्स, ये मैंने जैसे बताया, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी बॉटनी, ये एक कह लीजिए कि एक हायरार्की है। मतलब सबसे अच्छे बच्चे वो फिजिक्स पढ़ते हैं जनरली, उसके बाद वाले थोड़े से कम रैंक वाले केमिस्ट्री, उसके बाद वाले मैथमेटिक्स, उसके बाद वाले जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर माइक्रोबायोलॉजी भी उसी में है, और बायोटेक भी उसी में आता है। कि नीचे के जो बच्चे हैं वो साइंस के अंदर, लेकिन उनका स्कोर उतना भी नीचे नहीं है, ठीक ठाक बच्चे हैं। फर्स्ट डिवीज़न तो हैं ही, पहले के ज़माने के हम लोग के समय के हिसाब से तो फर्स्ट डिवीज़न होना यानी कि बहुत बड़ी बात थी। अभी के हिसाब से 70% भी वैसे ही मान लीजिए। तो 90 से 70 के अंदर के बच्चे, ये परसेंट के बच्चे कह रहा हूँ, वो इस तरह के स्ट्रीम्स चुन सकते हैं। लेकिन उनको पहले ध्यान में रखना है उनका लगाव किस विषय पर है। अगर उनको फिजिक्स में लगाव है और स्कोर उनका 70% है, तो ऐसे वो विषय चुनना उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगी, वो फंस जाएंगे। हो सकता है किसी कॉलेज में उनको 70%, 75% में ही उनको वो मिल जाए, तो वो उत्साहित होकर वो ले ले, अपने आप को सोचने लगे कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तो ये उनका गलत जजमेंट होगा, क्योंकि आप दूसरे स्टैंडर्ड कॉलेज से अपनी तुलना कर लें कि आप जब क्वालिफाई करके निकलेंगे तो आप कहाँ रहेंगे।
तो उनके साथ आप कॉम्पीट कर पाएंगे कि नहीं, बल्कि आप एक दो स्टेप नीचे उतर आइए, आप जूलॉजी ऑनर्स लीजिए। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हायर सेकेंडरी में था क्लास 12 में, या कई लोगों का चारों रहता है, जैसे हम लोग के समय में हुआ करता चारों, मेरा चारों हुआ करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। बाद में मैंने बॉटनी में ऑनर्स किया। ठीक इसी तरह से, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा स्कोर उतना नहीं है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लूं और बाद में फंस जाऊं। हाँ, मेरा फिजिक्स और बायो का मार्क्स सेम था, उस विषय पर कभी और बात होगी। लेकिन अभी आपके सामने बात जो है वो कि कौन सा सब्जेक्ट मैं चुनूं। तो मैं यही कह रहा था कि आप अपने लगाव के हिसाब से सब्जेक्ट चुनें और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सब्जेक्ट चुनें। आप कठिन सब्जेक्ट ना चुन लें जिसके लायक आप नहीं हैं, या आप उसमें आपको तकलीफ़ होती है उसका प्रिपरेशन करने में। तो वैसे भी जूलॉजी, बॉटनी या बायोसाइंसेस आज के ज़माने का सब्जेक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी कहिए या फिर ये एक मिसनोमर है जो कि बाद में दूसरे वीडियो में मैं इसका खुलासा करूँगा, या फिर माइक्रोबायोलॉजी है। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। बायो 21st सेंचुरी का बर्निंग सब्जेक्ट है। आपका मार्क्स अगर हाईएस्ट है भी तो भी आप इसमें आप दाखिला ले सकते हैं। इनफैक्ट आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि तभी आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इधर कंपटीशन कम होगा और आप पहले से ही अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली इनमें सबसे आगे होंगे, और आपके लिए वो नेट गेट वगैरह क्वालिफाई करना कठिन बात नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन। एडमिशन चल रहा है अलग अलग कॉलेजेस में। वेस्ट बंगाल में भी कल से यानी 1 जुलाई से एडमिशन शुरू होने वाला है। ऐसा इसलिए थोड़ा देर हुआ है, इसलिए कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या 2023 में लागू हो रहा है वेस्ट बंगाल में। कुछ स्टेट्स में कुछ जगह सैम्पल्स के तौर पे ये 22 में लागू हो गया था, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर ये 23 में लागू हो रहा है। यहाँ भी गवर्नमेंट ने थोड़ा लेट डिसीजन लिया, इसलिए कि उनको संदेह था कुछ सब जगहों पर, लेकिन अब वो जब वो क्लियर हो चुके तो उन्होंने डिसीजन लिया कि ओके, हम भी न्यू एजुकेशन NEP के तहत एडमिशन कराएंगे। तो अब ये NEP क्या है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको देखकर समझ सकते हैं। लेकिन ब्रीफ में मैं बताऊं कि NEP में 4 साल का ऑनर्स ग्रेजुएट कर दिया जा रहा है। ये 4 साल का ऑनर्स ग्रेजुएट का मतलब ये हो गया, और ये थोड़ा पेचीदा हो गया है, और इसको ऐसा इसलिए किया गया कि विदेशों में ऐसी कोई व्यवस्था है, और साथ में वो इंजीनियरिंग के तर्ज पे, क्योंकि वहाँ 4 साल का ग्रेजुएट होता है। तो इसमें व्यवस्था ये है कि 3 साल वाला ऑनर्स ग्रेजुएट भी रहेगा। जो लोग 3 साल पढ़कर छोड़ देंगे उनको ऑनर्स ग्रेजुएट कहा जाएगा। वो जाकर बाद में जाकर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, लेकिन वो 3 साल में अपने आप को एग्जिट कर सकते हैं। वो इक्विवेलेंट टू एनी अदर ग्रेजुएट जो अभी एग्जिस्ट करता था। साथ में वो ऑनर्स और प्रोग्राम, ऑनर्स या पास, ये कोई डिफरेंस नहीं रह रहा है। वही कैंडिडेट जो 3 साल बाद डिसीजन ले कि नहीं 4था साल में कंटिन्यू करूँगा, तो वो 4th ईयर का 4 ईयर ऑनर्स ग्रेजुएट बन सकता है, या फिर वो 3 इयर्स में ही एग्जिट ले सकता है। वो 3 इयर्स में एग्जिट लेने वाले बंदे ज़्यादातर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, या फिर जो CGL कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स, जो कि अलग अलग स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के जो जॉब्स होते हैं उसके लिए होती है, या फिर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टेट लेवल या UPSC का। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी 3 साल का ग्रेजुएशन करके वहाँ पर वो स्टॉप कर जाएंगे, और ये सब प्रिपरेशन करने के बाद फ्यूचर में कभी उनको दिल किया तो वो PG कर सकते हैं। और दूसरे जो कि हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं वो 4 साल का ग्रेजुएशन में घुस जाएंगे, और वो 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री को फॉलो करेंगे। तो उनका भी 2 बात है। अगर उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि हर सेमेस्टर में जिनका SGPA मतलब ग्रेड पॉइंट जिनका 7.5 से ऊपर है, वो ऑनर्स रिसर्च ग्रेजुएट कहलाएंगे, और उनको PG करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो डायरेक्ट नेट गेट में बैठकर PhD के लिए वो रेडी हो जाएंगे। और दूसरे बच्चे जो कि जिनका 7.5 किसी हो सकता है किसी सेमेस्टर में ना मिला हो, तो वो 4 साल का ऑनर्स ग्रेजुएट होंगे, उनको 1 साल का PG करना पड़ेगा। तो इस तरह से पेचीदा एक चीज़ बनाया है गवर्नमेंट ने, जो कि अब इसके बारे में बहुत सारे बहस चल रही है कि ये अच्छा है बुरा है, ये अलग बात है। आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। अब बात ये है
कि आप जब 4 ईयर का ऑनर्स ग्रेजुएट करके पीजी कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या फिर आप वहाँ पर भी छोड़ देते हैं, 4 साल का ऑनर्स करके आप आगे नहीं पढ़ते हैं तो आप 3 साल वाले ऑनर्स के साथ ही आप, जैसे वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी शुरू कर दीजिए। तो जो लोग पीजी कर लेंगे उसके बाद, ऐसे छात्रों के पास जो ऑप्शन है पीजी करने का, वो पीजी करने के बाद यानी कि एमएससी इन योर सब्जेक्ट, व्हाट एवर सब्जेक्ट यू आर चूजिंग, उसमें करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। या तो आप बीएड उसके बाद भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप नेट और गेट जैसे एग्ज़ाम्स अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप अगर फेलोशिप विद फेलोशिप जैसे CSIR नेट हुआ या फिर UGC नेट हुआ तो आपके पास अपना फेलोशिप होगा। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आप एमटेक करके PhD में एंट्री, डायरेक्ट सीनियर रिसर्च फेलो में एंट्री आपको मिल सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करती है, या फिर जो साइंटिस्ट जिनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं और उस प्रोजेक्ट्स में फेलोशिप की व्यवस्था होती है तो वो गेट फेलो लेते हैं और उस प्रोजेक्ट से वो फेलोशिप वो प्रोवाइड करते हैं। अन्यथा जिनके पास CSIR नेट या फिर UGC नेट जो विथ फेलोशिप वाला नेट जो होता है, वो जो क्वालिफाई करते हैं उनका अपना फेलोशिप UGC या फिर CSIR प्रोवाइड करती है, और वो PhD आजकल फेलोशिप काफ़ी अच्छा हो गया है, करीब और बढ़ा है रिसेंटली 37,000 प्लस, डिपेंडिंग ऑन द सिटी इन विच यू आर रिसाइडिंग। उसका HRA उसमें ऐड होगा। ये JRF जूनियर रिसर्च फेलो की बात कर रहा हूँ, SRF का और भी ज़्यादा 45 के आसपास है। तो ये 5 साल तक, 3 साल JRF, 2 साल SRF, इतने में आपको PhD कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आप पोस्ट डॉक करने बाहर जा सकते हैं, या फिर आप कॉलेज सर्विस कमीशन या हायर एजुकेशन कमीशन के एग्ज़ाम्स में बैठकर अलग अलग कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो वैकेंसीज़ निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आप आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो कि पोस्ट डॉक करने बाहर जाएंगे या इंडिया में ही जिसको हम लोग रिसर्च एसोसिएटशिप कहते हैं वो करेंगे, उसके बाद वो फिर साइंटिस्ट का भी पोस्ट उनको मिल सकता है कई जगह पे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे जैसे फिशरीज़ हुआ या फिर जो फॉरेस्ट्री सिल्वीकल्चर हुआ, बहुत सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे वहाँ डायरेक्ट उनको मिल जाता है। कभी कभी आपको ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम से भी मिल जाता है। हाँ, तो आप दूसरे बच्चे जो पोस्ट डॉक करके वापस आएंगे या वापस नहीं भी आए तो वहाँ इस्टेब्लिश हो जाते हैं, कई लोग वापस आते हैं। उनके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जैसे आइजर हुआ, ये NITs हैं, IITs हैं, या फिर जो CSIR के लेबोरेटरीज़ हैं, यहाँ उनको बहुत आसानी से नौकरी मिल, आसानी तो नहीं कहूँगा लेकिन मिल जाती हैं। एक कंपटीशन तो है। तो ये था कि आप इस समय जो लोग हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके नीट और JEE में फेल किए हैं, वो अपने आप को फेल ना समझें। उनके लिए दूसरा ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन खुला है। इनफैक्ट मैं तो यही समझता हूँ कि जब भी आप किसी जगह अटक जाते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए शायद एक बड़ा दरवाज़ा और कोई दूसरा गोल भगवान ने निश्चित कर रखा है जिसको आपको फॉलोअप करना चाहिए। आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ सोचना शुरू कर दीजिए। कहीं भी आप अटक रहे हैं तो आप समझिए कि ये बाधा क्यों आया, तो आपको देखिएगा कि दूसरा दिशा दिखाई देगा। ओह अच्छा, ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, बॉटनी के बारे में बात करूंगा कि आप बॉटनी क्यों चुनें और बॉटनी से आपको क्या क्या ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ या मिल सकती हैं, क्या क्या दिशाएं आपके लिए खुल सकती हैं। इस विषय पर बात करूंगा। धन्यवाद।